हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 9.4 को कवर कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने वहां पर 16 प्रश्न कंप्लीट कर रखे। आज बस उसी के आगे पूरी एक्सरसाइज एकदम सुहा करनी है, एकदम बढ़िया। ठीक है, बचे हुए सारे प्रश्न बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं लेना है, थोड़ा सा समय, ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 मिनट के का ये वीडियो होगा जिसमें आपकी सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, बड़े मन से, लगन से पूरे प्रश्नों को यहां पर अब हल कर लें भाई। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे। चलो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन लिखा है 17वां, एक बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। देखो यहां पर जो प्रश्न कहता है हमें बस वही करना है, अवकल समीकरण बन जाएगा, फिर उसको हमें हल कर देना, बस सिंपल सी बात है। तो यहां पर प्रश्न कहता है कि ऐसे वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 0,-2 से जाता है। इसके आगे लिखा है कि इसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उसके y निर्देशांक का गुणनफल, दोनों का गुणा कर लें। काहे का, देखो ध्यान दें, प्रश्न कहता है बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता, बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता, तो आप बता सकते हो स्पर्शी की प्रवणता को हम लोग dy/dx लिखते हैं, ये अच्छे से पता है ना। तो स्पर्शी की प्रवणता कितनी है, तो कोई प्रश्न कहता है कि स्पर्शी की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक दोनों का गुणा कर दें। y निर्देशांक का गुणनफल मतलब प्रश्न आपका ये कहता है, प्रश्न के अनुसार कि स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx और उसका y निर्देशांक दोनों का गुणनफल काय के बराबर है। प्रश्न कहता है दोनों का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, तो x निर्देशांक x है, x के बराबर है। ठीक है, प्रवणता और उसका y, ये प्रवणता और y गुणनखंड, ये y जो निर्देशांक है उन दोनों का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है, ये प्रश्न आपका कहता है। उसके अनुसार हमने ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, इसको अब बस सॉल्व करना है। और बाद में एक शर्त दी गई है कि ये वक्र 0,-2 से जाता है, 0,-2 से बाद में संतुष्ट करा के हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, इसका विशिष्ट हल पूछा जा रहा है ना। तो चलो यहां पर इसको इस प्रकार से बदल देते हैं, यहां y इंटू dy, y जो चर है वो dy के साथ में रखना है और x चर को dx के साथ में रखना होता है, ये बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहां पर अब ऐसा जब वेरिएबल हमारे सेपरेबल हो जाते हैं तो फिर इसके बाद में क्या करते हैं, फिर इसके बाद में इसका समाकलन करते हैं। तो यहां y इंटू डी वाई बराबर में समाकलन x इंटू डी एक्स कर लें। ठीक है, और इसके बाद एक कांस्टेंट लगा दें c। अब बस इसका देखो समाकलन हमें बहुत अच्छे से पता है, y²/2 हो जाएगा, इसका भी समाकलन x²/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्रश्न आपसे कहता है कि ये वक्र बिंदु 0,-2 से गुजरता है, तो आपको यहां लिखना है, चलो इस पर हम 1 नंबर डाल देते हैं। क्योंकि यह वक्र बिंदु 0,-2 से गुजरता है या जाता है, एक ही बात है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x का मान 0, y का मान -2 इसमें आप रख दें तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो y की वैल्यू हम रखेंगे -2, इसका स्क्वायर लिखो, बटे में 2 लिख दें, बराबर में x का मान 0 लिखते ही पूरा आपका ये पूरा 0 हो जाएगा और प्लस में c। तो यहां से हमें अब c की वैल्यू देखो मिल जाएगी। c बराबर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग, c बराबर हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, और इस c के मान को हमें कहां रखना है, समीकरण 1 में। c का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर हमें देखो इस समीकरण का जो अभीष्ट हल है वो मिल जाएगा। ठीक है,
तो सी का मान समीकरण 1 में रख दें तो ये हो जाएगा देखो बाई स्क्वायर बटे में 2 बराबर में एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और सी की वैल्यू हम 2 लिख देंगे। या इसको ऐसे भी थोड़ा सजा दे, है ना, थोड़ा सजा के लिख दें बढ़िया सा करके, तो इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं ना। 2 यहां से भाग में है, 2 का पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बाई स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिख दो, ये भी आपका सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से जो अभीष्ट वक्र है उसका समीकरण हमें मिल गया बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, है ना। 18वां प्रश्न देखें, रब कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, तो यहां क्वेश्चन नंबर 18वां देखें, लिखा है एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। जैसे अभी इससे पहले वाले प्रश्न में किया है, लगभग वैसे ही करना है यहां पर। देखो यहां पर एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2, -1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है देखो ये 18वां। हम यहां पर एक कोई बिंदु x, y दिया गया है, उस x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले ज्ञात करेंगे। बिंदु x, y, बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता को हम dy/dx लिखते हैं। ठीक है, तो x, y पर जो स्पर्शी की प्रवणता है वो काय के बराबर है। देखो प्रश्न कहता है कि स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। तो यहां पर आपको लिखना है स्पर्श बिंदु आपको पता है x, y है, और एक बिंदु जो दिया गया है वो बिंदु है -4, -3। देखो यहां पर -4, -3 से मिलाने वाली रेखा, से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता निकालें। देखो कितनी हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, मिलाने वाला रेखाखंड की प्रवणता कितनी हो जाएगी आपको पता है। 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनता है उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात की जाती है। सूत्र होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपको शायद बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर एक बिंदु को x1 y1 दूसरा बिंदु x2 y2 मान लिया जाए, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लें, वो अपनी सुविधा है जैसे मानना चाहो। तो ये हो जाएगा देखो y2 माइनस y, ये देखो y2 माइनस y1, तो ये प्लस का हो जाएगा 3 और अपॉन में x2 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हो गई। अब यहां पर प्रश्न आपसे कहता है, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो काय के बराबर है, इस वाली प्रवणता की 2 गुनी है। dy, यहां पर ये कौन सी प्रवणता लिखी है, देखो y+3 और अपॉन में x+4 का 2 गुना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसकी प्रवणता ये है और स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है। प्रश्न कहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता काय के बराबर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है, इसलिए हमने 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसको अब हमें हल करना है। हल करने का तरीका वही बिल्कुल एकदम पुरानी बात, हमने बताया कि जो y के टर्म्स हैं वो dy के साथ रखना है, x के टर्म्स dx के साथ में रखना है। तो यहां पर देखो dy और अपॉन में y+3 लिखा जाएगा। देखो ये यहां से ले आओगे y+3 भाग में आ जाएगा, बराबर में 2 इंटू dx और डिवाइडेड बाई x+4 लिख दें। ठीक है, dx को x वाले टर्म्स के साथ लिख लिया और dy को y वाले टर्म्स के साथ लिख लिया। ठीक है, अब यहां से दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन dy अपॉन में y+3 लिखो
बराबर में 2 समाकलन यहां पर dx अपॉन में x प्लस 4 और एक कांस्टेंट c जोड़ दें। ठीक है, इतनी बात। चलो और आगे देखो, यहां से अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें log y प्लस 3 प्राप्त होगा, पक्की बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार यहां पर 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 लिखना है प्लस कांस्टेंट, इतनी बात ठीक है। अब देखो ये वक्र कहां से जाता है, जिस बिंदु से जा रहा है उससे हमें संतुष्ट कराना है। तो यहां से देखो 18वां प्रश्न है ना, चलो ये प्रश्न कहां से जा रहा है, देखो वक्र कहां से जा रहा है, लिखा है यदि यह वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है तो इस वक्र का क्या समीकरण है। -2,1 से गुजरता है तो आपको लिखना है, चूंकि यह वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है या जाता है, एक ही बात है। अतः इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x का मान -2 और y का मान हम 1 रख पाएंगे, यहां पर 1 नंबर वाले समीकरण में रख दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं log y प्लस 3, यहां लिख दें log y प्लस का 3 और बराबर का निशान है 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 लिख दो, प्लस कांस्टेंट जो c है उसको हमें देखो यहां पर ज्ञात करना है प्लस c। अब चलो मान रख देते हैं। ठीक है, पूरे ही हमने इक्वेशन उतार दिया। x का मान -2, y का मान 1 लिख दें। तो यहां पर देखो log x का मान, यहां y का मान पहले लिखना है 1 और प्लस में यहां 3 बराबर में 2 इंटू में log x का मान देखो माइनस का 2 लिखना है, -2 प्लस का 4 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से देखिए log 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 बराबर में 2 इंटू में log 2 यहां मिलेगा प्लस कांस्टेंट c। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल एकदम ठीक। अब यहां से आप देख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log 4 बराबर, इसको भी देखो यहां पर घात में अगर ले आओगे तो इसको भी हम 2 की पावर 2 मतलब 4 लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट। log 4 से log 4 कैंसिल कर दें तो c की वैल्यू देखो यहां पर हमें 0 मिल जाएगी। और इस c की वैल्यू को हमें समीकरण नंबर 1 में लिखना है, बस हमें वक्र का अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा। तो यहां लिख दें c का मान समीकरण 1 में रखने पर वक्र का अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा, वक्र का अभीष्ट समीकरण। ठीक है, अभीष्ट समीकरण देखो कितना हो जाएगा वक्र का समीकरण, ये हमें देखो हो जाएगा log y प्लस 3, कितना हो जाएगा log y प्लस 3 और बराबर में यहां हो जाएगा 2 इंटू में log x प्लस 4, 2 log x प्लस 4 प्लस c, और c को हम यहां पर 0 लिख दें। ठीक है, c बराबर 0 हमने निकाला है, बस समझो यही आपका वक्र का समीकरण है। इसको ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें तो log y प्लस 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर में इसको हम log x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 2 यहां है ना, तो इसको घात में ले जा सकते हैं, log m की पावर n बराबर n log m होता है ना। यहां दोनों पक्षों से log कैंसिल किया जा सकता है, तो बिल्कुल एकदम आधुनिक परिवेश में आ गया ये इक्वेशन। y प्लस 3 इक्वल टू में x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका देखो अभीष्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18वां इसको नोट कर लें भाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां पर, है ना, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 19वां पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा है, देखिए 19वां प्रश्न क्या है। देखिए लिखा है 19वां प्रश्न में, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, स्थिर गति से बदल रहा है। जब हवा भर के गुब्बारे को फुलाया जाएगा तो उसका निश्चित रूप से आयतन बढ़ेगा, फूलेगा ना तो आयतन बढ़ जाएगा। प्रश्न कहता है यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड तक हवा भरते ही रहो 3 सेकंड तक, तो निश्चित रूप से उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो 3 सेकंड बाद उसकी त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चलो ये क्वेश्चन है आपका 19वां प्रश्न है ना। एक गोलाकार गुब्बारा है, उसका आयतन
जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। देखो एक काम करते हैं, गुब्बारा चूंकि गोलाकार है उसके आयतन को हम v लिख देते हैं। माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन लिख लें v है। माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन बराबर कितना लिख लें v है। तो आपको पता है गुब्बारे का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन का ये फॉर्मूला है। गोलाकार गुब्बारा है इसलिए गुब्बारे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब प्रश्न आपका ये कहता है कि गोलाकार गुब्बारा है, हवा भरकर उसको फुलाया जा रहा है, उसका आयतन स्थिर गति से बदल रहा है। तो यहां पर गुब्बारे का आयतन समान रूप से बदल रहा है, इसका मतलब dv/dt बराबर एक कांस्टेंट स्पीड से बदल रहा है। मान लेते हैं कांस्टेंट k लिख दें। ठीक है। तो यहां इसको ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है dv/dt, और यहां v की वैल्यू देखो इसको हम यहां लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं, और बराबर में यहां हम k लिख दें। ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। देखो 4/3 पाई ये कांस्टेंट संख्या है, r क्यूब का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3r² dr/dt लिखोगे। ठीक है। और बराबर में यहां k। इतनी बात ठीक है। यहां आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, तो 4 पाई r² इंटू dr बराबर हो जाएगा k इंटू dt। r और dr को एक साइड, ठीक है, वेरिएबल हमने सेपरेबल कर लिए, और यहां पर k इंटू dt हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में इसमें हम दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। तो 4 पाई कांस्टेंट संख्या है, समाकलन r² dr लिख दें, और बराबर में यहां k कांस्टेंट संख्या है, समाकलन dt यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है। और प्लस एक कांस्टेंट, समाकलन करने पर एक कांस्टेंट भी हमें लगाना है। चलो 4 पाई इंटू r³/3 लिख दो भाई, समाकलन करना है r² का r के रिस्पेक्ट में। तो एक घात जब जोड़ोगे तो r का क्यूब हो जाएगा, और उसी को यहां पर भाग कर दें। ठीक है। बराबर में k, और एक है ना, एक का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t होता है प्लस कांस्टेंट। अब यहां पर देखो एक प्रश्न जैसा कहता है, हमें बस वैसा ही करना है। प्रश्न आपका ये कहता है कि आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है। आरंभ का मतलब जब समय शून्य है, मतलब स्टार्टिंग की बात है। t बराबर 0 पर यहां पर त्रिज्या दी गई है 3। t बराबर 0 पर त्रिज्या कितनी है? 3 इकाई है। प्रश्न कहता है ना, 3 इकाई है। चलो t बराबर 0 पर r की वैल्यू 3 है, वो हमें यहां इस इक्वेशन में रखनी है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक, समीकरण 1 में रखना है। t बराबर 0 यहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां रख देते हैं। देखो ध्यान दें, 4 पाई/3 ये आपका ज्यों का त्यों है, 4 पाई/3, 4 पाई/3। r की वैल्यू कितनी लिखोगे? 3, और 3 का ये क्यूब लिखना है, 3 का क्यूब, और बराबर में k इंटू टी की वैल्यू 0 लिखनी है, प्लस कांस्टेंट c हमें मिल जाएगा यहां से। ठीक है। तो यहां से देखो 1 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 9 चौको 36 पाई यहां पर हमें मिल जाएगी c की वैल्यू, c बराबर 36 पाई। इतनी बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आई होगी। ठीक है। अब प्रश्न आगे की बात थोड़ी और आगे देखो इसमें बढ़ी है, एक बात और आगे कही गई है कि 3 सेकंड बाद उसकी त्रिज्या बढ़ के 6 इकाई हो जाती है। तो आपको आगे यहां पर लिखना है 3 सेकंड, मतलब t बराबर 3 सेकंड, तब उसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 6 इकाई है। ठीक है। t बराबर 3, r बराबर 6। दूसरी शर्त के अनुसार यहां पर समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर यहां से देखो समीकरण 1 में हमें रख देना है 4 पाई और अपॉन में 3 लिखा है, r क्यूब, r का मान कितना लिखना है? 6 का क्यूब लिख दें, और बराबर में k इंटू टी की वैल्यू हम 3 लिख दें, और प्लस c की वैल्यू हम 36 पाई लिख दें। ठीक, c की वैल्यू 36 पाई लिख दें। इसको हल कर लें। देखो 4 पाई गुणा, यहां पर देखो 6 गुणे 6, नीचे बटे में 3, बराबर में 3k और प्लस 36, 3k प्लस 36 पाई। ठीक, यहां से अब देखो 3 से 3 दूनी 6 यहां कैंसिल कर दें।
अब देखो कितना बचेगा, 6 छक्का 36 दूनी 72, 4 पाई गुणा 72 यहां लिख दें और बराबर में 3k प्लस 36 पाई लिख लें। ठीक है, इतनी बात। यहां से देखो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 पाई में से हमें 36 पाई, यहां देखो ये 36 पाई इधर ले आए और तब बराबर में हमें लिखना है 3k। ठीक है, यहां देखो 8 में से 6 घटा के 2 मिल जाएगा और यहां 5 में से यहां 3 लिखना है, फिर 252 पाई बराबर में 3k। अब बता दो k की वैल्यू कितनी होगी, 252 पाई बटे में यहां पर 3 लिखना है। ठीक, 3 से यहां डिवाइड कर दो, 3 अट्ठे 24 और 3 चौको 12, 84 पाई देखो हमारी k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, k की वैल्यू कितनी मिल गई, 84 पाई। अब प्रश्न और आगे कुछ कह रहा है, देखो पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा गया है t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, तो अब आपको क्या करना है, गुब्बारे की त्रिज्या निकालनी है। देखो k की वैल्यू 84 पाई हमें लिखना है, कहां पर, इस इक्वेशन में आपको लिखना है। चलो यहां पर देखते हैं, पहला यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो पहला इक्वेशन यही तो है। तो यहां पर हमें क्या करना है, k की वैल्यू 84 पाई रखनी है। k की वैल्यू कितनी रखनी है, 84 पाई। c की वैल्यू हमें लिखनी है 36 पाई। इन दोनों वैल्यू को आप यहां समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो यहां देखिए समीकरण 1 में k बराबर 84 पाई और c बराबर है यहां पर हमें 36 पाई लिखना है रखने पर। ठीक है, यहां लिख देते हैं। चलो थोड़ा सा पीछे लौट के आ जाओ, यहां पर देखो इस वाले इक्वेशन में देखो 4 पाई बटे 3 ज्यों का त्यों लिखना है, 4 पाई बटे में 3, 4 पाई बटे 3 आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब और बराबर में यहां देखो k की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है, 84 पाई लिखना है। 84 पाई लिख दें, इनटू में t की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और प्लस नहीं ज्ञात नहीं करनी है, हमें r की वैल्यू ज्ञात करनी है t के पदों में। ठीक है, और प्लस c की वैल्यू हमें 36 पाई लिखना है। देखो ध्यान दें, c बराबर कितना है, 36 पाई। बस इसको अब हल कर लें। देखो ध्यान दें, 4 पाई का पूरे इक्वेशन में भाग चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 4 पाई का पूरे इक्वेशन में भाग कर दें तो 1/3 आर क्यूब यहां बचेगा बराबर में। अगर पाई से भाग करोगे तो पाई तो पूरा कैंसिल होगा, 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पाई। ठीक है, प्लस यहां देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करोगे तो 9 बचेगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम, बिल्कुल ठीक है। यहां देखो 3 को हटाओ, 3 का यहां गुणा हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 3 का गुणा कर दें और 21 टी प्लस 9 यहां पर लिख दें। ठीक है, अब यहां से देखो 3 और कॉमन ले सकते हो, आर क्यूब बराबर 3 और बाहर निकालें तो ये 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 7 टी प्लस 3 यहां से मिलेगा। बस इसका घनमूल और लें तो आर बराबर हो जाएगा 9 इंटू ब्रैकेट में 7 टी प्लस 3 की होल पावर आपको 1/3 लिखना है। ठीक है, टी सेकंड बाद उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 ब्रैकेट में 7 टी प्लस 3 और इसका होल पावर 1/3। ठीक है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। चलो इसको भी नोट कर लो भाई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, है ना, इसको नोट करें जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो अब देखते हैं 20वां प्रश्न लिखा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं तो आर का मान हमें पूछा गया है। मतलब आर का मतलब वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर आपकी ब्याज की जो वृद्धि दर है वो आपसे पूछी गई है। तो यहां से हम ये मान लेते हैं कि बैंक में मूलधन को हम p रुपया मान लेते हैं। चलो ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 20वां और यहां पर हम मान लेते हैं कि माना मूलधन p रुपया है, माना मूलधन बराबर कितना है, p है। ठीक है, अब प्रश्न आपसे कहता है कि मूलधन अगर p रुपया है तो प्रश्न कहता है मूलधन की जो वृद्धि है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से हो रही है। देखो ध्यान दें, वृद्धि मूलधन में जो वृद्धि है उसको हम dp ओवर dt से लिख दें। कैसे लिख दें, dp ओवर dt से, समय के रिस्पेक्ट में ये आपका
मूलधन जो है समय जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे मूलधन में वृद्धि हो जाएगी, तो उसको हम डीपी ओवर डीटी से लिख लें। ठीक है, और डीपी ओवर डीटी बराबर है कितना, ये है आपका पी का R%, पी का R/100 लिख लें। ठीक है, प्रश्न कहता है कि मूलधन में वृद्धि की दर कितनी है, R% है, वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, तो P का R% कितना होगा, P गुणे R/100 होगा। इतनी बात ठीक है। चलो इसको हम ऐसे देखो करें, इसका हम पहले DP और ओवर P लिख दें, यहां P से भाग कर लें, DP के साथ में P रख दें और बराबर में यहां DT लिख दें, तो R/100 लिख दें और यहां पर हम DT लिख दें। ठीक है, इस पर अब हम समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन DP ओवर P लिख दें और बराबर में यहां भी देखो R/100, ये कांस्टेंट संख्या है R/100, समाकलन DT लिख दें। ठीक है, अब यहां से देखो इसका समाकलन हमें पता है log P होता है बराबर में R/100 और यहां पर देखो T के रिस्पेक्ट में है तो यहां T लिखना है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। इसके बाद देखो यहां प्रश्न आपसे कहता है कि यदि 100 रुपए 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं। देखो आरंभ की बात अगर करी जाए तो आरंभ में 100 रुपए थे उसके पास, मतलब t बराबर 0 तब p बराबर 100 रुपए थे। ठीक है, t बराबर 0 p बराबर 100 यहां पर हम रख दें अगर, तो यहां देखो हमें क्या मिल जाएगा, log 100 लिख दें बराबर में R/100 गुणा t का मान 0 लिख दें प्लस कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां से c बराबर हमें log 100 मिलेगा। ठीक है, c बराबर कितना मिलेगा, log 100 मिल जाएगा। इसके और आगे आओ, इसके बाद देखो c की वैल्यू हम यहां रख दें तो हमें इस प्रकार से मिल जाएगा, इस पर हम 1 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से c का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से देखो log P और बराबर में यहां लिख दें R/100 और इंटू में t और प्लस c की वैल्यू हम लिख देते हैं log 100। इतनी बात ठीक है। अब आगे देखो दूसरी शर्त प्रश्न की क्या है, दूसरी शर्त को भी देखो। दूसरी शर्त यह है कि 100 रुपए 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं। देखो ध्यान दें, t बराबर अगर 10 वर्ष का समय दिया जाए, t क्या है, समय तो है, t बराबर 10, तो आपका जो मूलधन था वो 2 गुना हो जाता है। 100 रुपए था मूलधन, कितना हो जाएगा, 2 गुना का मतलब 200 रुपया। ठीक है कि नहीं, तो आपको t बराबर 10 और p बराबर 200 यहां पर आप रखना है। रखने पर देखो ध्यान दें, ये हो जाएगा log p की वैल्यू हम रख दें यहां 200 बराबर में R/100 गुणा t का मान 10 लिख दें और प्लस log 100 आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, log 100 इधर ले आए तो हमें यहां पर log 200 माइनस log 100 मिलेगा। ठीक है कि नहीं, बराबर में यहां से 1 0 कैंसिल तो R/10 यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखिए log m माइनस log n बराबर log m/n होता है, तो आपको यहां 200/100 लिखना है बराबर में R/10। इतनी बात ठीक है। तो यहां देखो 2 0 कैंसिल हो रही, log 2 बचा केवल, log 2 बराबर यहां पर देखो log 2 बराबर में R/10 लिखना है। ठीक, इसमें अगर log हटा दिया जाए, बच्चों याद करिए यहां पर देखो आधार पर कुछ नहीं लिखा है, आधार पर अगर कुछ नहीं लिखा है, देखो चलो यहां तो इसकी वैल्यू दी गई है, सीधी सीधी वैल्यू दी गई है log 2 की वैल्यू, तो यहां पर इसको लिख देते हैं। log 2 का मान है 0.6931, 0.6931 लिखना है बराबर में R/10 लिखना। ठीक है, तो बस समझो R की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R बराबर हो जाएगा 0.6931 इंटू 10। 10 का जब गुणा करोगे तो आगे आपको 6.931, ये आपको देखो इतनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर मिल जाएगी। ठीक है, ये R की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो आपको लिखना है 6.931। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लें। और इसके बाद लास्ट में ये 22वां क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। 22वां देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां
22वां प्रश्न लिखा है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। जीवाणुओं की संख्या कितनी है? 1 लाख है। 2 घंटों में उसकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या लगातार निरंतर बढ़ते हैं, जीवाणु बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है तो 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है उसमें, तो कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? मतलब उसका डबल, 2 गुना, है ना। कितने घंटों में 2 गुनी हो जाएगी? यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उसके उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है, ऐसा लिखा है ना। यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है, उपस्थित जितने संख्या के जीवाणु होंगे उस जीवाणुओं की वृद्धि की दर उसमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है, ऐसा प्रश्न कहता है। यह है 22वां नंबर प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर हम जीवाणुओं की संख्या को मान लेते हैं, माना जीवाणुओं की संख्या 22 मान लेते हैं, ठीक है। माना जीवाणुओं की संख्या कितनी है? 22 है, ठीक। अब प्रश्न आपसे यह कहता है कि जीवाणुओं के वृद्धि की जो दर है वो उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो यहां पर जीवाणुओं की जो संख्या में वृद्धि हो रही है वो काय के समानुपाती है? 22 के समानुपाती है। देखो ध्यान दें, जीवाणु हमने 22 माने हैं, तो अगर वृद्धि दर निकालें तो dy/dx से निकालनी है, dy/dt से निकालनी है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं। तो dy/dt ये काय के समानुपाती है, मतलब वृद्धि दर काय के समानुपाती है, उसमें जो उपस्थित जीवाणुओं की संख्या है उसके समानुपाती है। तो इसका मतलब dy/dt समानुपाती 22 हमें प्रश्न ऐसा दे रहा है। तो यहां से एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट लिया जाता है। ये आपने इस तरीके से डेरिवेशन फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब यहां से अगर समानुपाती का निशान हटाओगे तो एक कांस्टेंट हमने 22 लिया और ये आपका कांस्टेंट k ले लिया और ये इनटू में 22 जो करते हो। अब प्रश्न देखो, वही पुरानी वाली प्रोसेस करनी है कि हमें dy और y वाले पद इकट्ठे करना है, dy और अपॉन में y लिखना है और k इनटू में dt लिखना है, ठीक है। अब इसका यहां समाकलन कर लेते हैं। समाकलन dy/y लिखें बराबर में k, समाकलन यहां पर dt लिख लें प्लस एक कांस्टेंट लिख दें। अब इसका समाकलन आपको पता है log y होता है बराबर में k इंटू इसका समाकलन t लिख दें प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपका क्या कहता है। प्रश्न आपका कहता है कि जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, आरंभ में 1 लाख है। तो यहां से अगर हम आपसे ये कहें आरंभ का मतलब t बराबर जब 0 है तब y की वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। y की वैल्यू कितनी है? जीवाणुओं की संख्या हमने 22 मानी थी, तो y की वैल्यू कितनी है? 1 लाख आरंभ में, मतलब t बराबर जब 0 है। तो t बराबर 0 और y बराबर 1 लाख यहां इस इक्वेशन में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये वैल्यू यहां पर रखने से हमें देखो इतना मिलेगा, log y की वैल्यू लिखेंगे 1 लाख, y की वैल्यू लिखें 1 लाख बराबर में k इंटू टी की वैल्यू 0 लिखेंगे प्लस c। तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। c बराबर हमें देखो कितना मिलेगा? c बराबर log 1 लाख, 1 लाख मिलेगा, ठीक है। 1 लाख c की वैल्यू हमें मिल गई, इतनी बात ठीक है। चलो c की वैल्यू यहां रख देते हैं, c का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो हमें यहां पर मिलेगा कितना? log y बराबर में के टी और प्लस c का मान यहां लिखोगे log 1 लाख, ठीक है। log 1 लाख, इतनी बात ठीक है। चलो इसके आगे और थोड़ा देखा जाए, देखो इसमें क्या लिखा है? आगे लिखा है कि 2 घंटे बाद उसके जीवाणुओं में 10% की वृद्धि होती है। तो अब देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा है 2 घंटे बाद, मतलब t बराबर 2 घंटे, t बराबर 2 घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी लिखी है? 22 पहले थी, 22 मतलब जीवाणुओं की संख्या 22,
बाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले जो थी 1,00,000 उसमें से 10% और बढ़ जाएगी, मतलब अब 1,10,000 और बढ़ जाएगी। भाई 1,00,000 का 10% कितना होता है आपको पता है, 1,00,000 का 10%, ये देखो 10 बटे में 100 लिख लें, 1 2 1 2 मतलब 10,000 जीवाणु इसमें और बढ़ गए। देखो ध्यान दें कितने जीवाणु बढ़ गए, 10,000 जीवाणु और बढ़ गए। पहले जीवाणु 1,00,000 थे, अब 2 घंटे बाद 10,000 और बढ़ जाएंगे, तो कुल मिला के 2 घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या 1,10,000 हो जाएगी, 1,10,000 हो जाएगी। इतनी बात देखो समझो, बड़े ध्यान से समझो इतनी बात। यहां पर प्रश्न कहता है 2 घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या 10% बढ़ रही है। पहले थे 1,00,000, अब 10% बढ़ गए, मतलब 10,000 और बढ़ गए, तो 2 घंटे बाद जो जीवाणु हैं वो कितने हो जाएंगे, 1,10,000 हो जाएंगे। ठीक है, 1,00,000 में 10,000 की वृद्धि और हो गई, 10% की वृद्धि और हो गई। तो यहां से देखो टी की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 1,10,000 यहां लिख दी जाए, तो इस प्रकार से हमें यहां पर लॉग बाई की वैल्यू लिख दें 1,10,000, 1,10,000 बराबर में यहां देखो के अपना ज्यों का त्यों टी की वैल्यू 2 लिख दें प्लस लॉग 1,00,000। ठीक है, 1,00,000। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो 1,00,000 इधर ले आओ, तो यहां लिखना है लॉग 1,10,000, 1,10,000 और ये माइनस में आ जाएगा लॉग 1,00,000 और बराबर में यहां लिखोगे 2k। तो यहां लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m बटे n, तो 1,10,000 और डिवाइडेड बाय करना है 1,00,000, एक यहां 000000। ठीक है, बराबर में यहां 2k लिख दें। तो यहां से देखो 1 2 3 4 जीरो ऊपर से और 4 जीरो नीचे से कैंसिल की जाए, तो लॉग 11/10 यहां से देखो 2 के बराबर में लॉग 11/10, तब यहां से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 और लॉग 11/10 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू मिल गई। अब देखो प्रश्न आपका ये कहता है कि कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी, कितने घंटों में, मतलब समय पूछा गया है जबकि जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी, ऐसा प्रश्न कहता है। तो यहां से जीवाणुओं की संख्या को बाई माना था, तो बाई बराबर 2,00,000, बाई बराबर 2,00,000 होने में समय कितना लगेगा, ये प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, तो यहां बाई की वैल्यू 2,00,000, के की वैल्यू ये और ये सब वैल्यू आपको कहां लिखनी है, समीकरण 2 में यहां लिख दें, समीकरण 2 में लिख दें। तो यहां से देखिए लॉग ये बाई है, इसको हम लिख दें 2,00,000, कितना बाई का मान कितना लिखेंगे 2,00,000, यहां पर बाई का मान 2,00,000 लिख दें, बराबर में के की वैल्यू लिखेंगे 1/2, ये वाली देखो 1/2 लॉग 11/10 लिखोगे, इंटू टी यही समय आपसे पूछा गया है, और प्लस में यहां लिखोगे लॉग 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 यहां लिख दें, 1 और ये 00 फिर 000। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट करोगे टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहां देखो इधर ले आए तो लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m/n। देखो ध्यान दें लॉग m ये है, अगर इधर ले आओगे तो माइनस का आएगा, तो लॉग m माइनस लॉग n बराबर कितना लिखोगे, लॉग m/n लिखोगे। यहां पर हम लिख सकते हैं लॉग m बटे में n लिख सकते हैं 2,00,000 और बटे में आपको लिखना है 1,00,000 और बराबर में यहां देखिए 1/2, 1/2 लॉग 11/10 लॉग 11/10 इंटू टी लिखना है। ठीक है, यहां देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब लॉग 2 बचेगा, यहां बचेगा लॉग 2 बराबर में 1/2 लॉग 11/10 गुणे टी। अब टी की वैल्यू बताओ कितनी लिखनी है, यहां बटे वाला 2 यहां जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2 log 2 बराबर में आपको यहां लिखना है log 11/10 इंटू टी। तो टी की वैल्यू यहां से देखो कितनी मिल जाएगी 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। ठीक, ये हमसे पूछा गया था कितना समय लगेगा।
आपको लिखना है t बराबर 2 log 2 अपॉन में log 11/10, इतना समय लगेगा तब जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। इतना प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है, इसको नोट कर लें भाई। इसके बाद एक छोटा सा देखो विकल्प और है, बिल्कुल एकदम आसान सा विकल्प है, इसको और करेंगे, फिर इसके बाद पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं और लास्ट में जो आपका 23वां प्रश्न है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, उसको भी देखो कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहता है अवकल समीकरण का व्यापक हल बता दो। देखो बिल्कुल एकदम आसान सा काम है, dy/dx बराबर, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 23, dy/dx बराबर दिया गया है e⁻x + y, इसका व्यापक हल बताना है। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, dy/dx बराबर में e⁻x × e⁻y, देखो ध्यान दें गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, e⁻x + y को e⁻x × e⁻y लिखा जा सकता है। अब वही पैटर्न करना है, जो x वाला टर्म्स है वो dx के साथ में, y वाला dy के साथ में, तो यहां से dy और ये बटे में आ जाएगा e⁻y बराबर में e⁻x × dx लिखा जा सकता है। अब इसका समाकलन कर दें और इसको ऊपर ले जाएं तो e⁻−y × dy बराबर हो जाएगा समाकलन e⁻x × dx प्लस एक कांस्टेंट लगाना है, ठीक है। e⁻−y और e⁻−y को आप जानते हैं, e⁻−y बराबर कितना होता है। देखो एक काम और है, यहां से हमें तो क्योंकि यहां पर विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का यहां पर चयन करना है, जो राइट जो सही होगा उस विकल्प को यहां चुनना है, बस और कुछ बात नहीं है ना। तो एक काम करो, एक काम देखो यहां से और करना है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर इसको ऐसा लिख दें, देखो ध्यान दें, e⁻x × dx बराबर में e⁻−y × dy ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर वाला पद इधर और इधर वाला इधर, ऐसे लिख दिया हमने, बाकी और कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करें प्लस कांस्टेंट लिख दें। अब बता दो e⁻x का समाकलन e⁻x ही तो होता है, तो e⁻x मिल जाएगा और बराबर में e⁻−y का समाकलन e⁻−y, फिर -1 का यहां भाग और करना है प्लस कांस्टेंट। बस इसको इधर ले आओगे, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो e⁻x + e⁻−y और बराबर में कांस्टेंट। देखो जो विकल्प है वो आपका पहला लिखा है जो सही है, ठीक है, पहला विकल्प सही है, ठीक है। यहां से एक बार फिर से समझें, देखो हमने किया dy/dx बराबर यहां से e⁻x × e⁻y लिख लिया, फिर इसके बाद में हमने देखो dy ये लिखा है तो dy यहां भाग में लिख लिया और dx e⁻x × dx लिख दिया, इधर वाला इधर कर लिया, इधर वाला इधर कर लिया, उससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय द वे अगर हमें आंसर टैली ना करवाना होता तो इसको हम जैसा लिखा था वैसे ही समाकलन करके आंसर निकाल लेते। तो यहां से देखो हमने क्या काम किया, इधर इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। आप समाकलन कर लें, e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, e⁻−y को e⁻−y लिखना है, लेकिन -1 से भाग करना होता है प्लस कांस्टेंट। अब ये माइनस का पद इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये आपका प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये अवकल समीकरण की आपकी एक्सरसाइज पूरी एकदम आपकी कंप्लीट होती है। आगे आपको समघाती अवकल समीकरण, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समघाती समीकरण आपको पढ़ना है, जो कि हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।